नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 6 जून 2023 ईस्वी और आधा साल निकल चुका है। 2023 का 6 महीना आ गया। देखते ही देखते जनवरी से जून तक आ गए और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, हाइड्रेटेड होकर पढ़िएगा, बिल्कुल जोश से पढ़ना है, ओके। क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है, तो मेंटल प्रेशर लेकर अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर सकते सिविल सर्विसेज में। इसलिए बिल्कुल शरीर और मन को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखते हुए पढ़िएगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और बहुत सारा न्यूज़ है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको कंप्लीट करवाना है मुझे। GS1, GS2 और निबंध में भी आपको वो मदद करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। एक वीडियो होता है, मान लीजिए 35 मिनट तक जाता है, अगर इसको भी आप पूरा नहीं देखते हैं तो ये आपका नुकसान होता है इससे, है ना। तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, जिससे आपका एक भी टॉपिक छूटे ना। और कोई भी टॉपिक कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बीपीएससी का GS2 का पेपर और GS1 का करंट अफेयर का सेक्शन इतना रैंडम हो गया है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला न्यूज़ क्या है कि भारत और अमेरिका ने हथियारों के साझा निर्माण का बनाया है रोड मैप। आपको पता ही होगा, कल मैंने भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों को डिटेल में मैंने समझा दिया था। कॉमकासा, लेमोआ, जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट और ऊर्जा सुरक्षा समझौता, ये सब मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ कल के वीडियो में। कल का वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक डील हो गया है, वहाँ के रक्षा मंत्री आए थे और हमारे रक्षा मंत्री के बीच में क्या है, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो रूस पर हमारी निर्भरता कम होगी, अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों की तकनीकी तेज़ी से आएगी भारत में, और चीन के आक्रामक रवैये और पाकिस्तान पर भी हुई है बात हमारे अमेरिका के रक्षा मंत्री से। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत और यूक्रेन के बाद रूस व चीन के बीच बढ़ते तालमेल के बीच सोमवार को भारत अमेरिका ने अपने रक्षा संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करने का ऐलान किया है। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने बोला है कि हम बहुत सारा काम करेंगे, मिलकर हथियारों का निर्माण करेंगे हम। जैसे ब्रह्मोस की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मोस हमने किसके साथ मिलकर बनाया है, रूस के साथ मिलकर बनाया है। अमेरिका के साथ मिलकर हमने कोई हथियार नहीं बनाया है अभी तक, और हमने क्या प्लान किया है कि आने वाले समय में हम मिलकर हथियार बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। इन्होंने क्या बोला है कि रक्षा उपकरणों के निर्माण, रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक, तेजी से हस्तांतरण, वायु थल सेना की जरूरतों के मुताबिक हथियारों के निर्माण के रोड मैप को अंतिम रूप दिया जाएगा। और भी बहुत सारे, जब डील फाइनलाइज होकर एक बार न्यूज़पेपर में आ जाएगा तब हम इसको और भी ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेंगे। कल मैंने रक्षा संबंधों को अमेरिका के साथ कंप्लीट करवाया था। ध्यान रखिएगा, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रभाव क्या पड़ेगा, अगर हम देखिए, भारत है, भारत का रूस के साथ पारंपरिक बहुत ही अच्छा संबंध है। हमारी रूस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है। रूस से हम 65% अपने हथियार खरीदते हैं। कितना? 65%। और अमेरिका है, इस पर हम डिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे या इससे रक्षा संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ का जो संबंध है ये क्या होगा, ये कमज़ोर होगा। तो रूस किसके करीब जा सकता है, तो चीन के करीब जा सकता है। ये हमारे लिए एक डेडली सिचुएशन होगा जब रूस चीन और पाकिस्तान के पक्ष में चला जाए, क्योंकि उसने बहुत बार हमारे मदद की है और हमारे क्या बोलो, आज़ादी के बाद से हमारे रक्षा संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं। तो ये इसमें एक खामी है। इसको आप किस में डाल सकते हैं, जब आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को बोला जाएगा, क्रिटिकल एनालिसिस, तो आप ये बता सकते हैं कि अमेरिका के पक्ष में अधिक जाने से क्या होगा, रूस के साथ हमारे संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कमज़ोर होगा। कई सारे लोग इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि SCO का जो इस साल बैठक होने वाला भारत में, SCO में अभी डिस्कस करूंगा, भारत में बैठक होने वाला है, उसको वर्चुअल कर दिया गया है। वर्चुअल इसलिए किया गया है क्योंकि रूस और जो चीन के प्रमुख हैं वो भारत आने को तैयार नहीं हुए, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स। भारत सरकार ने इसको खारिज किया है। भारत सरकार ने बोला है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी है, प्रधानमंत्री मोदी का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है, पुतिन का जो शेड्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी है, और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है। इसलिए जो SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी वो वर्चुअल मोड में होगी। तो दो मैंने आपको सिचुएशन बताया है। जब रक्षा संबंध हमारे अमेरिका के साथ अच्छे होंगे तो हमारे सेना को अच्छे हथियार मिलेंगे, अच्छी तकनीकें मिलेंगी, नई नई तकनीकें मिलेंगी, रूस पर हमारी निर्भरता कम होगी, और हम आत्मनिर्भर भी तो बन रहे हैं हथियार को खरीदने बेचने के मामले में। दूसरी तरफ क्या होगा, अगर रूस के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं तो रूस और चीन की नज़दीकी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद इन दोनों की नज़दीकी बढ़ी भी है, और ये हमारे लिए कतई अच्छा नहीं है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज आप लोगों के लिए। क्या है अगला न्यूज़ कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग आया है भारत सरकार का, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। IIT मद्रास फिर से टॉप पर है, दिल्ली तीसरे स्थान पर है। तो इस इंस्टीट्यूशंस जो रैंकिंग आती है, शिक्षा मंत्रालय रिलीज करता है, क्या बोलते हैं इसको, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशंस
रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि एक दूसरे संस्थान जो हैं उनके बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़े, और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या होगा, शिक्षा का माहौल देश में अच्छा होगा। एक तो पीटी फैक्ट इसमें से पूछे जा सकते हैं कि टॉप पर कौन सा देश है, टॉप पर कौन सा कॉलेज है, और सबसे निम्न कौन सा कॉलेज है, टॉप 10 में कौन कौन से कॉलेज हैं। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसका फ्रेमवर्क किस किस आधार पर तैयार किया जाता है ना। ओवरऑल कैटेगरी में एम्स दिल्ली छठे स्थान पर है, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, एम्स, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और जेएनयू। विश्वविद्यालय कैटेगरी में जेएनयू दूसरे और जामिया तीसरे स्थान पर है। आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर है, जेएनयू दूसरे पर, जामिया तीसरे पर है। उसके बाद से जादवपुर विश्वविद्यालय जो है कोलकाता में, वो चौथे पर है। फिर बीएचयू, फिर मणिपाल अकादमी मणिपाल है, फिर अमृत विद्यापीठम कोयम्बटूर आ जाता है, फिर वेल्लोर इंस्टीट्यूट वेल्लोर आ जाता है, फिर एएमयू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आ जाता है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी दिल्ली दूसरे स्थान पर है। कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस व द हिंदू कॉलेज जो है दिल्ली के नॉर्थ कैंपस का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का, वो टॉप पर है। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 12th के बाद कैसे तैयारी शुरू करें बीपीएससी का। मत करो 12th के बाद तैयारी बीपीएससी का, सीयूईटी पर ध्यान दे दीजिए। इन सब कॉलेजों में अगर एडमिशन हो जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू में, जामिया मिलिया में, तो किस्मत बदल जाएगी आपकी, बहुत सारा कुछ अच्छा हो जाता है आपके जीवन में। तो कंपटीशन से ज़्यादा क्या होता है, अच्छे जगह से आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करें और मास्टर डिग्री अपना कंप्लीट करें, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बीपीएससी, यूपीएससी, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सेकेंडरी रखना चाहिए हमेशा। लाइफ में पहला स्थान देना चाहिए, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करें। खैर ये सब चीज़ों को छोड़ते हैं, हम चलते हैं इस पर कि NIRF रैंकिंग जो होता है, इसमें कौन कौन से ऐसे पैमाने हैं और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उस पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का पहला प्रयास है। वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया था। 5 मानदंडों पर मूल्यांकन किया जाता है इसका। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि NIRF जो निकलती है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि कुछ और पैमाना भी होना चाहिए। आप उसको ये बता सकते हैं कि इस रैंकिंग पर जब हम कंपटीशन करवा लेते हैं तो जो इंस्टीट्यूट कमज़ोर आते हैं उनको सरकार गवर्नमेंट फैसिलिटी क्यों नहीं देती और भी अच्छे से, उनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए, इकोनॉमिक रूप से उनको मजबूत करना चाहिए। इससे क्या होगा, सिर्फ रैंकिंग दिखावे के लिए नहीं होगा, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी निकल कर आएंगी। 5 कौन कौन से पैमाने हैं ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षण व शिक्षा और संसाधन, टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेज पहला पैमाना है, इसमें आपका कितना अंक आता है। दूसरा है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशंस, आउटरीच व समावेशिता। पाँचवा है समकक्ष अनुभूति। इन पाँचों में जब आपका रैंकिंग किसी भी कॉलेज का अच्छा आता है, सभी में वो अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद क्या निकल कर आ जाता है, उनका रैंकिंग कि हाँ भाई किस स्थान पर है ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट या ये यूनिवर्सिटी। श्रेणियाँ, कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। समग्र रैंकिंग, राष्ट्रीय रैंकिंग, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, कॉलेज चिकित्सा प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान, ये 11 कुल क्षेत्र हैं जिसमें अलग अलग रैंकिंग जारी की जाती है अलग अलग कॉलेजों की। लॉन्च करने का कारण क्या है, QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा विकसित रैंकिंग पद्धति में व्यक्तिपरकता ने भारत को संघाई रैंकिंग के तर्ज पर भारतीय HEI के लिए, हायर इंस्टीट्यूट के लिए अपनी रैंकिंग प्रणाली शुरू करने हेतु प्रेरित किया कि भाई ऐसा करो, कॉलेजों की रैंकिंग निकालो। इससे ये होगा कि जिन कॉलेजों को रैंक नीचे आएंगे वो थोड़े अपने यहाँ फैसिलिटी सुधारेंगे, रिसर्च को बढ़ाएंगे, फैकल्टी अच्छे लेकर आएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, जिससे क्या होगा, एक कंपटीशन का माहौल बनेगा और कॉलेज जो हमारे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। NIRF की दीर्घकालिक योजना इसे अंतर्राष्ट्रीय लीग टेबल बनाने की है। वर्ष 2022 में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या 7,000 से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया था। ये पिछले साल का है जिसमें 7,000 ने लिया था, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही नहीं लिया होगा। बस हमें यही जानना था, बाकी तो पिछले साल का रिपोर्ट है। नए साल का रिपोर्ट मैंने दिखा दिया है। IIT मद्रास टॉप पर है, IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है, कॉलेज ऑफ मिरांडा हाउस और हिंदू कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो टॉप पर है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। और जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। पैमाने भी मैंने बता दिए हैं कौन
कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता है रैंकिंग। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है, एक तो पीटी फैक्ट है आपके लिए कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली महिला अधिकारी बनी है कर्नल सुचिता। तो ये आपको बीपीएससी में स्टेट पीसीएस के पीटी में ऐसे यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, पीटी फैक्ट के तौर पर इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी भारत सरकार के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कल पर्यावरण दिवस था 5 जून को, तो उन्होंने अपने भाषण में क्या बोला कि भारत पर्यावरण के साथ न्याय की मांग करता रहेगा। उन्होंने ये भी बोला कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश दिया, और क्या बोला कि विकसित देशों की गलत नीतियों का खामियां उठा रही है दुनिया। विकसित देश जो हैं, डेवलप्ड कंट्री जो आज हैं, जिन्होंने औपनिवेशिक दौर में औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाया, जमकर कोयला जलाया और पूरे दुनिया में कोयला जलाने को प्रेरित किया, तेल को निकाल कर बेचा, सस्ते दाम पर बेचा, जमकर उसका दोहन किया, उसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बन रही है। और जो दुनिया में कार्बन पॉल्यूशन बढ़ गया है या पर्यावरण में चेंजेज आ रहे हैं, वो सब किसके कारण है? तो जो औद्योगिक क्रांति से पूर्व का स्तर था, उसको औद्योगिक क्रांति ने बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, और आपको तो पता ही होगा कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री ने विकसित देशों के लिए बोला है, और क्या है? ग्लोबल इकोलॉजिकल फैसिलिटी GEF। 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ये तय किया गया था कि विकसित देश जो हैं वो हर्जाना देंगे किसको? विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और पैसा के रूप में मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं आजकल, विकसित देश क्या बोल रहे हैं कि ऐसा करो भाई, तुम लोग कोयला मत जलाओ, पेट्रोल डीजल पर गाड़ी मत चलाओ, फैक्ट्रियाँ मत लगाओ। तो विकासशील देश क्या बोलते हैं? आपने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया, हमारे डेवलपमेंट की बारी आई तो पर्यावरण की आप चिंता करते हैं। तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले पैसा निकालिए जो आपने बर्बाद किया उसकी, टेक्नोलॉजी दीजिए हमें अच्छे, तभी तो हम रिन्यूएबल चीज़ों को बढ़ावा दे पाएंगे। हमारे पास सोलर का टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा तो हम सोलर को कैसे बढ़ा पाएंगे? तो ये विवाद हमेशा चलता रहता है। कॉप जब भी आप पढ़ेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे COP 27 में भी इस चीज़ को लेकर समझौता हुआ है। अगले पर चलते हम लोग, चीन और पाकिस्तान से परहेज SCO को लेकर है। दरअसल इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि SCO के आगामी शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप में आयोजित करने का फैसला करके भारत ने चीन और पाकिस्तान को एक ज़रूरी संदेश दे दिया है। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन होगा SCO का इस बार भारत में। SCO भी भारत में है इस बार, और इस बार G20 भी भारत में है। G20 तो आपको अच्छे से होगा। SCO भारत में जो होगा, ये किस तरह का होगा? वर्चुअल समिट इसका आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल समिट में आयोजित करके हमने क्या मैसेज दिया है कि चीन के प्रमुख और पाकिस्तान के प्रमुख को हमने भारत आने का निमंत्रण नहीं दिया। बोला कि अपने घर से वीडियो कॉल के द्वारा कॉन्फ्रेंस में जुड़ जाइए, बात ख़त्म कीजिए। तो इसमें इन्होंने बोला है कि हमने परहेज किया है और हमने इसीलिए निमंत्रण नहीं दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे यहाँ आए और इन चीज़ों में भाग लें। और इन्होंने क्या बोला है, अभी मैं आपको SCO के बारे में भी बताऊँगा, चिंता मत कीजिएगा, मैं समझा दूँगा। इन्होंने बोला है कि स्पष्ट है कि इस सम्मेलन में भले ही शासनाध्यक्षों की सहभागिता की संभावनाएं बढ़ गई हों, मगर इस दौरान नेताओं की आपसी बातचीत के लिए कोई संभावना शेष नहीं रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी और चीन के राष्ट्रपति जी की आपस में बातचीत नहीं होनी है। वो अगर भारत आएंगे तो हो सकता है बातचीत हो जाए। क्यों नहीं होनी है? क्योंकि हमारे चीन से संबंधित सीमा पर विवाद चल रहा है और बहुत सारा हमारा जगह घेर के बैठा हुआ है चीन। पाकिस्तान के साथ हम वैसे ही बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि हमने बोला हुआ है कि पहले नो टेररिज्म, सबसे पहले आतंकवादी घटनाएं बंद होंगी तभी हम कुछ बात करेंगे आपसे, नहीं तो हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। तो ये दो डायलेमा की स्थिति थी जिससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको वर्चुअल शिखर सम्मेलन कर दिया। SCO को लेकर तरह तरह के तर्क और वितर्क आएंगे। अभी हमें क्या करना है, SCO से संबंधित जानकारी अपने पास रखनी है। SCO का एक नोट्स बनाकर रख लेना है कि SCO क्या है भाई, क्या स्थिति बन रही है, क्या इसमें भारत ने अपना एजेंडा रखा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, चुनौती क्या क्या है, क्या इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। इन चीज़ों पर फोकस करके एक छोटा सा 2 पेज 3 पेज का नोट बनाकर रख लेना है। SCO के बारे में वैसे तो मैं IR में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज फिर से मैं पढ़ा देता हूँ। SCO के सदस्यता, SCO का 8 सदस्य देश हैं, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ईरान जल्द ही संगठन में शामिल होने वाला नया सदस्य होगा। ईरान भी जल्द ही शामिल हो जाएगा। और अगला क्या है, पर्यवेक्षक राष्ट्र होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज होते हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल है। संवाद सहयोगी कौन कौन है? संगठन के वर्तमान आरंभिक संवाद भागीदारों की सूची में अजरबैजान, आर्मेनिया, मिस्र, कतर, तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका भी इसके मतलब बातचीत होती है, तो उसमें इन लोगों को भी हम बुला लेते हैं, आ जाओ तुम लोग भी बातचीत कर लो। SCO के देशों के बीच संघर्ष के मुद्दे कौन कौन से हैं? विभिन्न देशों के बीच मौजूद संघर्ष हैं। अब क्या होगा ये,
चुनौतियां जब आप एससीओ के समक्ष लिखेंगे तो उसमें इन पॉइंट्स को लिखेंगे। जब आप क्या लिखेंगे, चुनौती जब आप लिखेंगे तो उसमें इस पॉइंट्स को लिखेंगे। सीमा मुद्दों पर भारत और चीन के बीच विवाद है। आतंकवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है। सीमा मुद्दों पर किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला क्या है, प्रमुख चुनौती क्या है, चीन के उदय के साथ आंतरिक एशिया में प्रमुख शक्ति के रूप में चीन के उभार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इससे अन्य क्षेत्रीय शक्तियां जैसे अमेरिका से बाह्य दबावों को जन्म दिया है, जो चीन के उदय को नियंत्रित करने और क्षेत्र में उनके प्रभाव को सीमित करने की इच्छा रखता है। एससीओ को लेकर और अमेरिका हमेशा ही भयभीत रहता है कि एससीओ क्यों बनाया गया है। सीमित संस्थागत तंत्र है, जबकि एससीओ में कई निकाय हैं जैसे कि राज्य प्रमुखों के परिषद, विदेश मंत्रियों की परिषद, जो अभी बैठक कहाँ पर हुई थी, गोवा में, राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद। इन निकायों में औपचारिक निर्णयन प्रवर्तन शक्तियों का अभाव है जो प्रभावी शासन के लिए आवश्यक होते हैं। सदस्य राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एससीओ के पास किसी औपचारिक तंत्र का अभाव है। अब भारत और चीन में विवाद है, इसको एससीओ के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता, जबकि दोनों ही इसके सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, एससीओ के द्वारा इसको नहीं सुलझाया जा सकता, जबकि दोनों ही इसके सदस्य हैं। तो ये इसकी एक खामी है कि आपस में सदस्य देशों के बीच में जो विवाद है उसका समाधान के लिए इसमें कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है एससीओ में। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है कि अलग अलग हित और असहमतियां हैं, सबके अलग अलग हित हैं। पाकिस्तान आतंकवाद का विरोध करता है, पाकिस्तान हमेशा समर्थन करता है, भारत हमेशा विरोध करता है उस चीज़ का, है ना। और इसका भौगोलिक दायरा भी बहुत ही सीमित है। चीन, भारत और रूस पाकिस्तान को मिलाकर छोटा सा दायरा ही है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है एससीओ का, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन का विशाल भंडार है। जो सेंट्रल एशिया के देश हैं उनमें यूरेनियम और कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, इन सब का प्रमुख भंडार है वहाँ पर, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा काम का हो सकता है। भारत अपने आर्थिक साझेदारों में विविधता लाने के लिए एससीओ के देशों के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने की इच्छा रखता है। ऊर्जा सुरक्षा भी है इसमें। मध्य एशिया में तेल एवं गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए इन संसाधनों का दोहन करना चाहता है। एससीओ भारत को मध्य एशिया के ऊर्जा संपन्न देशों के साथ संलग्न होने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 22वें शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित समरकंद घोषणा कनेक्टिविटी को केंद्रीकृत करती है, जो भारत के लिए ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए एक प्राथमिक विषय है। तो समरकंद घोषणा याद रहेगा आप लोगों को। सांस्कृतिक सहयोग क्या है, कल्चरल रूप से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं हम। एससीओ सदस्य देश पर्यवेक्षक और भागीदारों के समग्र सांस्कृतिक धरोहर में 207 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। 207 स्थल शामिल हैं। एससीओ के पर्यवेक्षक भागीदार समग्र जितने देश हैं उन सब को मिलाकर, तो ये भी एक तरह से एक करता है हम लोगों को। एससीओ सदस्य देशों एक रोटेटिंग पहल के तहत हर साल एससीओ सदस्य देश किसी एक शहर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। बनारस को इन्होंने पहला शहर नामित किया था। सांस्कृतिक और पर्यटन शहर एससीओ के द्वारा किसको नामित किया गया था, अपने बनारस को नामित किया गया था। इसी क्रम में वाराणसी को पहला सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया था। ये फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। आतंकवाद से मुकाबला, एससीओ का आतंकवाद विरोधी सहयोग पर विशेष ध्यान है। एक पहल है इसके अंदर, इसका नाम है रैट्स एक ग्रुप है जो क्या करता है, आतंकवाद संबंधी चीज़ों पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। एससीओ के तहत ही ये एक कार्यकारी ग्रुप है। आतंकवाद का शिकार है भारत को इस क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने के लिए संगठन के सामूहिक प्रयासों से लाभ प्राप्त हो सकता है। एससीओ का महत्व क्या है, आर्थिक सहयोग इसका क्या है, वैश्विक आबादी का लगभग 42%, जीडीपी का 25% का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है। एससीओ देशों में जागरूकता का प्रसार कर बढ़ावा दिया जा सकता है। बाकी कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग तो है ही इन क्षेत्रों में। एससीओ का एक ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि क्या है क्या नहीं है ये एक संगठन। और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अलग अलग आर्टिकल ही मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट डिस्कस करता हूँ। अगले न्यूज़ पर चलते हैं अब हम लोग। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत ही अच्छा कंटेंट बीपीएससी के रिगार्डिंग मैं इतना कह सकता हूँ। पीसीएस के रिगार्डिंग बड़े बड़े ब्रांड के चैनल हैं, लाख लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन इतना अच्छा कंटेंट कोई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसको करने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है, वो नहीं हो पाता। समझ भी तो चाहिए होता है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। तो यकीन मानिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको मेंस एग्जामिनेशन में। अगली न्यूज़ पर चलते द हिंदू से है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका टेक्नोलॉजी और सामान्य चीज़ों को समझने के लिए भी। ज्यों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, और तो इस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं वो रियल हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज़ आप देख रहे हैं वो रियल हो वो ज़रूरी नहीं है।
और जो चीज़ आप नहीं देख रहे हैं वो चीज़ एग्जिस्ट ना करता हो ये भी ज़रूरी नहीं है। और डीप फेक टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको। डीप फेक, फेक में भी कौन सा, एक तो होता है फेक, उसमें भी कौन सा, डीप फेक टेक्नोलॉजी है ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है पहले तो इसका देखिए उपयोग मैं बताऊंगा, और इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ हैं जो द हिंदू में एक और आर्टिकल है अपने पास न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और न्यूज़ है जो मैं ऑनलाइन पोर्टल वगैरह पर पढ़ता हूँ तो उसका मैंने हिंदी संस्करण ढूंढ कर आपके लिए लाया है। स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व और एक और है बांध है एक जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद चल रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए एआई आने से एआई का एडवांसमेंट शुरू हो गया है। चैट जीपीटी हम लोग भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कीजिएगा। बार्ड गूगल का है, बार्ड, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह से एआई आने से सबसे ज़्यादा संकट किस उद्योग पर पड़ा है पता है आपको? एक तो जो कंटेंट राइटर वगैरह होते हैं, दूसरा फोटोग्राफी, और फोटोग्राफी के अलावा और कौन सा हो गया, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, ये सारा उद्योग सीजीआई वीजीआई सब आने वाले 20 सालों में भूतकाल की बातें हो जाएंगी। ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम करेगा एआई। तो इसी एआई के द्वारा मिसयूज और यूज दोनों ही चीज़ होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, डीप फेक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले डीप फेक का उपयोग किया गया था चुनाव वगैरह का प्रचार प्रसार में। होता क्या था, अब जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं, मोदी जी ने कोई भाषण दिया, किस भाषा में दिया, तो मोदी जी ने भाषण दिया आपका हिंदी भाषा में। एआई की मदद से हमने मोदी जी के जो भाषा है, मोदी जी जो बोल रहे हैं, एआई की मदद से हमने उसको तमिल में ट्रांसलेट करके एआई का डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने मोदी जी के मुंह से तमिल में भाषा निकालकर वीडियो एक बनाया और उसको प्रसारित कर दिया। जबकि ओरिजिनल वीडियो क्या है, मोदी जी ने हिंदी में भाषण दिया है, जबकि उसका डीप फेक वाला वीडियो क्या हो जाएगा, मोदी जी तमिल में बोल रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये भारत में तो नहीं, बाकी दुनिया में, अमेरिका में भी इस चीज़ का उपयोग किया गया, जिसके बाद अमेरिका में चुनाव में डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज ने डीप फेक टेक्नोलॉजी को प्रतिबंधित कर रखा है। और ये टेक्नोलॉजी जो है, ये शुरुआत तो हुआ था चुनाव वगैरह से, लेकिन इसका डेडली होता है। डेडली मतलब क्या होता है, बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। सोचिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो बात कर रहे हैं किसी सुरक्षा का चीज़ों पर, उसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से मैंने क्या किया, उस सुरक्षा की बात को हमने किस में बदल दिया, धमकी की बातें बदल दिया, एडिट कर दिया, लिप्स मैचिंग तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है इसकी मदद से। इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री किसकी बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं किसी को। ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का मिसयूज कहलाता है। कोई अश्लील वीडियो है किसी, मान लीजिए कोई जो अश्लील हीरो हीरोइन होते हैं उनके कोई वीडियोज़ हैं, उस पर मैंने क्या किया, फेस किसी दूसरे महिला का लगा दिया। उस वीडियो में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उस महिला के फेस पर मैंने एक दूसरे महिला का फेस लगा दिया। कोई देखकर ये भी नहीं पहचान पाएगा कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया। उसको लगेगा कि सही में इस महिला ने अश्लील वीडियो का शूट किया है या इस पुरुष ने शूट किया है। ये भी क्या हो गया, इसका मिसयूज हो गया। डीप फेक टेक्नोलॉजी और क्या मिसयूज हो सकता है, वॉइस बदला जा सकता है, फ़ोटो बदला जा सकता है किसी का भी, कहीं पर भी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, कहीं पर भी किसी का बैंक आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है किसी का भी, जो सिग्नेचर आपके होते हैं और जो आपका स्कैन होता है, उस चीज़ को भी डीप फेक की मदद से थेफ्ट किया जा सकता है, उसको भी परिवर्तित किया जा सकता है। कहीं पर भी दंगा भड़काया जा सकता है, कहीं पर भी युद्ध को शुरू किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले रिपब्लिक भारत नामक चैनल पर उन्होंने फेक न्यूज़ चलाया। फेक न्यूज़ इतना बड़ा चलाया था, एक एआई की मदद से एक फ़ोटो बनाया गया था जिसमें यह था कि अमेरिका का जो सैन्य मुख्यालय पेंटागन, क्या नाम है उसका, पेंटागन है, ऐसे ही शेप है उसका, ऐसा नहीं शेप है, ऐसा है शेप, पेंटागन नाम है अमेरिका के सैन्य मुख्यालय का। एआई की मदद से बनाया गया था कि पेंटागन पर हमला हो गया और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर। इसको आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको फ़ोटो मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा। ये इतने ख़राब लोग हैं, इन्होंने एक बार भी चेक नहीं किया और चला दिया कि अमेरिका के पेंटागन पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, हमला हुआ है। वो डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से वो फ़ोटो बनाया गया था, वो फेक फ़ोटो था। ये क्या है, युद्ध भड़का सकता है डीप फेक टेक्नोलॉजी किसी भी दो देशों के बीच में। इसी को लेकर आर्टिकल आया है और आपसे सवाल पूछा जा सकता है इससे जुड़े हुए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी को मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे से, हिंदी मीडियम में समझा देता हूँ। इसमें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ के समझ लिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा अंत तक तो आपको पता चल जाएगा और इससे जुड़े हुए चीज़ों आप लिख सकते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। इसी को आप लिखने की कोशिश कीजिएगा अपने आंसर राइटिंग में।
डीप सिंथेसिस को आभासी दृश्य बनाने के लिए, आभासी का मतलब क्या होता है, वर्चुअल फोटो बनाने के लिए, पाठ, चित्र, ऑडियो व वीडियो उत्पन्न करने के लिए शिक्षा और संबंधित वास्तविकता सहित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। अभी मैं आऊँगा, समझ में आ जाएगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। प्रौद्योगिकी के सबसे खतरनाक अनुप्रयोगों में से एक है डीप फेक। सोचिए ना, किसी का फोटो हो और उसको हम इतना ज़्यादा फोटोशॉप कर सकते हैं डीप फेक की मदद से कि पता ही नहीं चलेगा कि ये दूसरे आदमी का फोटो था, जिसका फेस बदल दिया गया है या जिसकी बॉडी बदल दी गई है। वॉइस रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, वॉइस को बदल दिया जाता है। उसमें अगर बोल रहे हैं प्यार भरी बातें, उसको बदल कर वो धमकी भरी बातें किया जा सकता है और नहीं पता चलता है। फेशियल एक्सप्रेशन तक बदला जा सकता है, आँख की पुतली तक के ऊपर नीचे होते हैं उसको भी बदला जा सकता है, लिपसिंग तक की जा सकती है इसकी मदद से। इतना डेंजरस टेक्नोलॉजी है ये, सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं, ट्रेंड जो होते हैं, वो आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। सिंथेटिक मीडिया का उपयोग एक व्यक्ति के चेहरे या आवाज़ को दूसरे व्यक्ति के लिए स्वैप बदलने के लिए किया जा सकता है। आप रियलाइज़ कर सकते हैं इसका क्या नुकसान हो सकता है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ डीप फेक का पता लगाना कठिन होता जा रहा है। सबसे मुश्किल क्या है, इसको चिन्हित कर पाना, क्योंकि एआई इसको क्रिएट करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन इसको बनाती है, इसलिए इसमें नहीं चिन्हित करना बहुत मुश्किल होता है कि हम ये पता कर पाएँ कि ये जो फ़ोटो है ये डीप फेक की मदद से फेक फ़ोटो है, ये डुप्लीकेट है, ये फ़ोटो सही नहीं है, या ये व्यक्ति जिस वीडियो पर जिस महिला का या जिस पुरुष का फ़ोटो लगा दिया गया है ये सही है या गलत, उसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। समझ में आ रही है चीज़ें। डीप फेक टेक्नोलॉजी परिचय। डीप फेक तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेराफेर करने की एक विधि है। सामान्य सा क्या है कि फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो में हम कुछ हेर फेर कर देते हैं और वो पता भी नहीं चलता है, जल्दी पता लगाया जा सकता है लेकिन आसान नहीं होता है। इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने, अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। यह पहले से मौजूद वीडियो, चित्र या ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा आवृत करता है। साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री का कोई वीडियो है, उसको डीप फेक के द्वारा प्रोसेस करके उसमें से कुछ और ही निकाल के बना दिया जाएगा। तो सोचिए कितना डेंजरस होगा वो, है ना। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, कभी कभी जो आप देखते हैं उस पर यकीन मत किया कीजिए, थोड़ा सा खोजबीन कर लिया कीजिए। सोचिए ना, रिपब्लिक भारत पूरे देश में लोग देखते हैं, हिंदी इंग्लिश सब, कितना घटिया चैनल एक तो वो, उस पर उन्होंने क्या किया था कि उस फेक न्यूज़ को चलाया था उन्होंने। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा भारत सरकार के संकट हो जाता। अगला क्या है कि शब्द की उत्पत्ति। डीप फेक शब्द की उत्पत्ति 2017 में हुई, जब एक अनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने खुद को डीप फेक कहा था। इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग तकनीक में हेरफेर कर दी थी। ओपन सोर्स क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मान लीजिए फोटोशॉप का कोई, व्हाट्सएप भी एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है। इसका जो सोर्स कोड होता है, प्रोग्रामिंग होता है, वो खुला हुआ होता है। उसका आप भी उपयोग करके उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, ओपन सोर्स कहा जाता है। हर कोई उसके प्रोग्रामिंग के भाग को, सोर्स कोड को, कोडर वो यही भाषा यूज करते हैं, सोर्स कोड को कोई भी बदल सकता है। दुरुपयोग क्या है, डीप फेक तकनीक का उपयोग अब घोटालों, झांसे, सेलिब्रिटी, पोर्नोग्राफी, चुनाव में हेरफेर, सोशल इंजीनियरिंग, स्वचालित दुष्प्रचार हमले, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे नापाक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। डीप फेक तकनीक का उपयोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों को प्रतिरूपित करने के लिए किया गया है। डीप फेक से निपटने के लिए अन्य देशों का योगदान क्या है। यूरोपीय संघ डीप फेक के माध्यम से दुष्प्रचार को रोकने के लिए अद्यतन आचार संहिता का निर्माण किया है। संशोधित कोड में गूगल, मेटा और ट्विटर, मेटा यानी कि फेसबुक हो गई, सहित कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक व फर्जी खाते का मुकाबला करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। संहिता पर हस्ताक्षर करने के बाद उनके पास अपने उपायों को लागू करने के लिए 6 महीने का समय होगा। और अमेरिका में इसके लिए क्या किया गया है, डीप फेक तकनीक का मुकाबला करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सहायता है। तो अमेरिका ने बाईपार्टीसन डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट एक बना दिया उन्होंने डीप फेक से लड़ने के लिए। भारत में क्या किया जा रहा है, हालांकि भारत में डीप फेक तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कानूनी नियम अभी भी नहीं है। हालांकि इस तकनीक के दुरुपयोग के संबंध में विशिष्ट कानूनों की मांग की जा रही है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि, साइबर अपराध आदि शामिल हो। आगे की राह क्या हो सकती है कि इसका उपयोग बंद करवा देना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ का उपयोग हो ही हमारे सोसाइटी में। और बस यही है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं।
अगला न्यूज़ जो है वो आपके पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ ज़्यादा है। पीटी फैक्ट में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कलक्कड़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ। हुआ क्या, एक्चुअली में एक हाथी को यहाँ पर रिप्लेस किया गया है कलक्कड़ टाइगर रिजर्व में। थोड़ा सा ट्विंग टस्टर है ये, तो वहाँ पर रीएलोकेट किया गया एक हाथी को। तो इससे जुड़े हुए न्यूज़ में आपसे यही केवल पूछा जा सकता है कि किस भाग में है, किस राज्य में है। तो उसको मैं मैप पर आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कुछ और न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। द हिंदू का तो न्यूज़ इसके बाद नहीं है, लेकिन कुछ ऑनलाइन पोर्टल के मैं न्यूज़ आपके लिए लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। क्या नाम है इस टाइगर रिजर्व का? कलक्कड़ मुंडनतुराई टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है भाई? ये तमिलनाडु राज्य में है। आपको मैं अगर मैप में दिखाऊं तो दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिएगा, तमिलनाडु के भी दक्षिणतम हिस्से में है कलक्कड़ मुंडनतुराई टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर एक हाथी को रिप्लेस किया गया है, रीएलोकेट किया गया है, एक हाथी को। तो इसमें यही था न्यूज़ अपने लिए। और यहाँ पर 7 प्रमुख बांध, करैया, लोअर डैम, सेबलर, मणिमुथार, रमनदेई, गथना नदी और कोडाईयार नदियों, इतना बहुत सारी नदियां यहाँ पर रहती हैं। ये स्टेट पीसीएस लेवल पर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। और देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ जो है ये आपका मेकादातु परियोजना से संबंधित है। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कावेरी की एक सहायक नदी है अर्कावती। क्या बोला मैंने? कावेरी की सहायक नदी है अर्कावती, उसी पर बनाया जा रहा है। आपको पता होगा कावेरी जो है ये प्राणवायु है तमिलनाडु के लेकर। दक्षिण भारत की 12मासी नदियों में से एक ही है ये। कावेरी दक्षिण भारत की 12मासी नदी है। इसको 2 मानसून से जल की प्राप्ति होती है, एक दक्षिण पूर्वी मानसून और एक उत्तर पश्चिम मानसून से भी इसको जल की प्राप्ति होती है, उत्तर पूर्वी वाले मानसून से। तो इसलिए इसका ध्यान में रखेंगे आप लोग। और ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में विवाद का काम कर रहा है। क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। मेकादातु परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें कर्नाटक के रामनगर जिले के कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है। मेकादातु, जिसका अर्थ है बकरी की छलांग, कावेरी और उसकी सहायक नदी अर्कावती नदियों के संगम पर स्थित एक गहरी खाई है। इसका प्रयोग प्राथमिक उद्देश्य बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों में कुल पेयजल उपलब्ध करवाना है और 400 मेगावाट की बिजली पैदा करना। मेकादातु के द्वारा क्या होगा? बेंगलौर शहर जो है उसको पेयजल और बिजली उपलब्ध करवाना है मुख्य रूप से काम। मेकादातु परियोजना किस पर बनाई जा रही है? तो कावेरी और उसके जो सहायक नदी है अर्कावती, उस पर बनाया जा रहा है। परियोजना का लाभ क्या होगा? पानी की कमी, भूजल पर निर्भरता का सामना कर रहे बेंगलोर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पीने के पानी की बढ़ती मांग को पूरा करना, 400 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में योगदान और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, बाढ़ व सूखे को रोकने के लिए इसमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है। वर्तमान स्थिति क्या है? कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति प्राप्त नहीं की, जो कि अनिवार्य है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। आपको ये बताना है कि अंतर्राज्यीय विवाद को लेकर संविधान में कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है। ओके, यह परियोजना अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है एवं इससे केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अधिकारियों ने आवश्यक मंजूरी एवं अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है। तमिलनाडु द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि इससे क्या होगा? कावेरी नदी में जल की कमी हो जाएगी और कावेरी नदी में जल की कमी से क्या होगा? तमिलनाडु को जल कम मिलेगा। इसी कारण से इसका विरोध भी हो रहा है। तो मेकादातु परियोजना कहाँ पर बनाई जा रही है? कावेरी की सहायक नदी अर्कावती पर बनाई जा रही है। कावेरी नदी क्या है? तमिल भाषा में इसे पोन्नी के नाम से जाना जाता है। कावेरी को ये दक्षिण भारत की 4थी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत की पवित्र नदी है। इसको दक्षिण की गंगा की संज्ञा पवित्रता के नाम पर भी दिया जाता है, दक्षिण की गंगा। और लंबाई के नाम पर गोदावरी कहलाती है दक्षिण भारत की गंगा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे आप। ये इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाटों में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होते हुए दक्षिण पूर्व में बहती है और एक श्रृंखला बनाती पूर्वी घाट में उतरती है। उसके बाद पुदुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सभी राज्यों के नाम याद में रखेंगे, जहाँ जहाँ से निकलकर जहाँ जहाँ होकर बहती है ये। इसके सहायक नदी ऊपर से कौन सी सहायक है, नीचे से कौन सी सहायक नदी है, सबका नाम ध्यान में रखना है। कहीं भी ऑप्शन में देकर कुछ भी पूछा जा सकता है। पूरे भारत की जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनके सहायक नदियों का नाम ध्यान में होना चाहिए। वो लिखकर सामने चिपका सकते हैं आप। उसका उद्गम पता होना चाहिए, किस राज्य में उद्गम होता है, कौन से बड़े शहर हैं उसके किनारे में, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। गंगा नदी के किनारे तो शहर आपको याद रहते हैं। कावेरी के किनारे कौन कौन से शहर हैं ये आपको याद होने चाहिए, सर्च कीजिएगा आज जाकर। इसके सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बाएं किनारे, अब जैसे इधर इसका मुहाना है तो ये हिस्सा कौन सा होगा? बायां होगा। और ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा? दायां हो जाएगा। ये बायां हो जाएगा। तो बाएं किनारे के सहायक नदियाँ अर्कावती, हेमवती, सिमसा व हरंगी।
दाहिने किनारे की लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णावती, नेइल, भवानी, काबनी और अमरावती इसकी सहायक नदियां हैं। विवाद क्या है? ऐतिहासिक विवाद तो हमेशा से ही रहा है, इसको लेकर हमें उस ज़्यादा पर नहीं जाना है। मेकादेतु परियोजना एक मुझे बताना था आपको, और कावेरी नदी के बारे में बताना था। अब एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम स्ट्रेटजिक तेल रिजर्व हम बना रहे हैं उसके बारे में, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। नमक गुफा तेल भंडार, स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है? ये सबसे पहले यही चीज़ को समझ लीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा संकट पड़ गया विश्व में जिससे तेल की सप्लाई जो अपने देश में होती है वो सप्लाई समाप्त हो जाए। जो हम गल्फ़ कंट्रीज से या अलग अलग जगहों से, रूस से वगैरह वगैरह से तेल ला रहे हैं, मान लीजिए किसी एक ऐसे संकट के कारण वो तेल की सप्लाई बिल्कुल ही समाप्त हो जाए, तो हमारी इतनी बड़ी इकॉनमी है, बिना ऑयल के तो हमारी इकॉनमी चल ही नहीं सकती है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई ऐसा करो, एक टैंकर बना लो जगह जगह पर, और उसमें हम लोग तेल भर के रख लेंगे। कम से कम 30 से 60 दिन या 90 दिन तक का हम तेल का जितना खपत होगा उसको हम रिजर्व करके अपने गुल्लक में, जैसे पैसा रखते हैं ना आप लोग बैंक में, जैसे रखते हैं कुछ पैसा से भी अकाउंट में फिक्स करके कि भाई कुछ संकट पड़ेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे, उसी तरह से हमने तेल भी रखा हुआ है रिजर्व बनाकर। देश में अलग अलग जगह पर रिजर्व बनाया गया है। जैसलमेर में बनाया गया है, उड़ीसा में पादूर नामक जगह पर बनाया गया है, कर्नाटक में बनाया गया है, तमिलनाडु में भी शायद बनाने की योजना है आने वाले समय में। उसी तरह का एक तेल रिजर्व बनाया गया है। कहाँ पर? तो नमक की गुफा राजस्थान में बनाया गया, आई थिंक। देख लेते हैं कहाँ पर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड राजस्थान में नमक गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार विकसित करने की संभावना और व्यवहार्यता पर अध्ययन कर रही है। नमक आधारित गुफा क्या है? नमक की गुफाएं भूमिगत स्थान है जो नमक को जल में घोलकर बनाई जाती हैं, जिसे विलयन खनन कहा जाता है। इस पद्धति में नमक को घोलने एवं गुफाओं का निर्माण हेतु नमक भंडारित बड़े क्षेत्र में जल को पंप किया जाता है। एक बार ब्राइन जल में घुला हुआ नमक निकाल देने के बाद इन गुफाओं का उपयोग कच्चे तेल को भंडारित करने के लिए किया जा सकता है। मुख्य रूप से क्या है, हमें एक ड्रिल करके एक अंदर में जल के स्थल के अंदर में, पृथ्वी के अंदर में एक छोटा सा एक अपना टैंकर जैसा बना लेंगे, उसमें तेल को हम लोग भर के रख देंगे। सामरिक तेल रिजर्व क्यों बना रही है ये आपको बस पता होना चाहिए। मुख्य रूप से मैं क्या बता रहा हूँ, सामरिक तेल रिजर्व क्यों बना रही है भारत सरकार, ये आपको पता होना चाहिए, और जगह जगह पर बनाए जा रहे हैं। ओके, तो मुख्य रूप से आज का यहीं तक था अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत सारे न्यूज़ मैंने डिस्कस कर दिए। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।